हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं जनन तंत्र का पार्ट 3 और इसमें हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आप लोग को नर वाला देखना होगा, मेल वाला देखना होगा तो पार्ट 2 में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मादा जनन अंग। बताइए, मादा जनन अंग का मुख्य जननांग क्या है? मुख्य जननांग, मादा जनन अंग में मुख्य जननांग कौन है? पता है? नहीं, ओवरी होता है। कौन होता है? ओवरी। ओवरी बोले तो अंडाशय। अंडाशय, ओवरी का मतलब क्या होता है? अंडाशय। तो ये मुख्य जननांग है ओवरी। बताइए, मेल में क्या था मुख्य जननांग? वृषण था, टेस्टिस था। तो उसी तरह से फीमेल में मुख्य जननांग ओवरी होगा और सहायक अंग होंगे तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे, फिगर से देखेंगे, ठीक है ना। ओवरी की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी बोले तो कितना? दो, यानी 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती, ठीक है। इतना तक समझ गए? अब देखिए, ये तो मानव के लिए है ना, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो पक्षी होते हैं, पक्षी इधर नोट में, पक्षी में ओवरी की संख्या 1 होता है और जितने भी स्तनधारी इधर होंगे सब में ओवरी की संख्या कितना होगा? 2 होगा। लेकिन पक्षी में ओवरी की संख्या कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो बात समझ गए? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे फिगर स्ट्रक्चर बनाएंगे मादा जनन अंग का। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो गर्भाशय है, ये जो पूरा भाग है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये वाला भाग को बोलते हैं वेजाइना यानी योनि। इसके बाद यहाँ पर जो भाग दिख रहा है यही है गर्भाशय, यूट्रस इसको कहते हैं। इसमें 3 लेयर होता है। एक्सोमेट्रियम, जो बाहर वाला परत होता है इसको बोलते हैं एक्सोमेट्रियम। बीच वाला परत होता है इसको बोलते हैं मीजोमेट्रियम। जो अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये अंदर वाला लेयर, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर जो पाइप निकला हुआ है, इस पाइप को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, डिंबवाहिनी नलिका। इसके बाद डिंबवाहिनी नलिका आगे जाकर के गर्भाशय में खुलती है और यही गर्भाशय का यहाँ पर अंडाशय में खुलती है। डिंबवाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर? अंडाशय यानी ओवरी में। ये यहाँ पर देखिए, 2 क्या होता है? ओवरी होता है। तो यहाँ पर 2 ओवरी है। अब ओवरी के बारे में समझते हैं कैसे कैसे काम करता है ओवरी। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर अंडा बनता है, अंडा कहाँ पर बनता है? तो प्राथमिक पुटिका यानी प्राइमरी फोलिकल, यहाँ पर अंडा बनना चालू होता है। लेकिन दिखाई अंडा यहाँ पर दिखाई अंडा नहीं देगा। प्राइमरी फोलिकल में अंडा दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर अंडा बन जाता है। इसके बाद जैसे जैसे आगे समय बढ़ते जाएगा तो सेकेंडरी फोलिकल में आते आते अंडा दिखाई देने लगेगा, लेकिन ये विकसित नहीं है, अपरिपक्व है, परिपक्व नहीं है। इसके बाद थोड़ा और समय बीतेगा तो ग्रेफियन फोलिकल में, यहाँ पर ग्रेफियन फोलिकल यानी ग्रेफियन पुटिका, यहाँ पर अंडा पूरा विकसित हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। अब यही ग्रेफियन फोलिकल जब आगे चल के फटेगा तो यहाँ से अंडा बाहर निकलेगा। तो ये ग्रेफियन फोलिकल के फटना यही कहलाता है अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो यही ग्रेफियन फोलिकल फटा और यहाँ से अंडा बाहर निकला। अब यही ग्रेफियन फोलिकल जो अंडा निकल गया तो लास्ट में जो बचता है इसी को कहते हैं कार्पस लुटियम। हिंदी में पित्त पिंड कहा जाता है। और यही पित्त पिंड से 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। इतना तक बात समझ गए? अभी जो अंडा निकला है ओवा, जिसको अंडाणु कह रहे हैं, ये अंडाणु धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में आएगा। कहाँ पर आएगा? फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब में आ करके और शुक्राणु का वेट करेगा, इंतजार करेगा। तो चलिए, जब अंडा यहाँ पर आया है, अंडा यहाँ पर आया है, तब अंडा धीरे धीरे अब क्या जाएगा? अंडा, इसको अंडाणु कहते हैं ना, अंडाणु, या तो अंडा कहीं इसको ओवा कहा जाता है। ओवा यानी ओवरी से क्या निकलता है? ओवा निकलता है, जिसको अंडाणु कह रहे हैं, ठीक है। तो अंडाशय से अंडाणु निकलता है। ये अंडाणु यहाँ पर निकलने के बाद यहाँ पर वेट करेगा किसका? शुक्राणु का। अब जब शुक्राणु नहीं आएगा
तो अभी धीरे 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 डिस्ट्रॉयड होना चालू हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा। और टूटने के बाद ये धीरे धीरे अब आगे आएगा गर्भाशय की ओर, और गर्भाशय में आकर के क्या हो जाएगा, फट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फट जाएगा। अभी फटेगा तो पूरा बहुत सारे भागों में बदल जाएगा। और जब ये फटेगा तो यहाँ से गर्भाशय को पूरा इसका जो परत था एंडोमेट्रियम, आंतरिक परत, इस परत को तोड़ते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए यहाँ से पूरा आएगा, जिससे ब्लडिंग होता है। यहाँ से क्या होगा, ब्लडिंग। तो इस ब्लडिंग को ही कहते हैं एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ पर क्या कर दिया, एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय के जो परत था उसको तोड़ फोड़ कर दिया है, इसी से ब्लडिंग आया। और ये जो अंडा फटा है इसी से आया, दोनों मिल करके बाहर आएंगे, इसी को कहते हैं एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मासिक चक्र कहा जाता है, मासिक चक्र। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हल्ला कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, बाहर जाना है क्या? अभी बोले शूटिंग होना तो फिर नहीं किसी बोलना। देखिए मासिक चक्र की बात कर रहे हैं। मासिक चक्र 1 से 4 दिन तक चलता है लगभग। और जब मासिक चक्र चलने के बाद यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बाद फिर से अब यहाँ पर ओवा बनना चालू होगा। तो यहाँ पर फिर प्राइमरी फॉलिकल में चालू होगा, और बनते 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 7 दिन से लेकर के 14वें दिन, यहाँ बनने में कितना टाइम लगेगा, 14वें दिन फैलोपियन ट्यूब में फिर अंडाणु आ जाता है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन यहाँ पर अंडाणु फिर से फैलोपियन ट्यूब में आकर के फिर से शुक्राणु को क्या करेगा, वेट करेगा। 14वें दिन कहाँ पर आ जाता है, अंडाणु बाहर निकलता है। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में कौन सा दिन को आता है, 14वें दिन। ठीक है, इसके बाद 14वें दिन के बाद फिर अभी वेट करेगा कितना तक, तो 7 दिन तक वेट करेगा। और 7 दिन तक वेट यानी क्या हो गया, 21 हो गया। 21 के बाद ये डिस्ट्रॉयड होना चालू हो जाएगा, और 28 तक ही पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, फट जाएगा। और फटने के बाद फिर 28 खत्म हो जाएगा, 28वां दिन पूरा फट जाएगा। और फिर फटने के बाद फिर एमसी में बाहर निकलेगा, और फिर से बनने चालू होगा। और इस तरह से मासिक चक्र महीने महीने चलते रहता है। तो अब यहाँ पर समझिए ओवरी का काम। ओवरी का जो काम है, 1 महीना इधर से अंडा बनाएगा और एक दूसरा महीना इधर से। ऐसा नहीं कि ये महीना ये बनाया फिर अगला महीना भी इसी महीना में, मतलब इसी से निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। 1 महीना इधर से, अगला महीना इधर से, फिर तीसरा महीना इधर से, चौथा महीना इधर से, इस तरह से अंडाणु बनते रहता है। तो बात समझ गया। तो यही था अंडाणु का काम। और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है जो कब आएगा, यौनारंभ, प्यूबर्टी एज जिसको बोलते हैं, प्यूबर्टी एज, यौनारंभ। इसका एज कितना से कितना होता है, तो ये 12 से लेकर के 14 वर्ष तक होता है। तो ये जो वर्ष है, इस वर्ष में पहला जो मासिक चक्र आता है इसको बोलते हैं मीनार। इस मीनार को कहते हैं रजु दर्शन। रजु दर्शन क्यों बोले, क्योंकि मासिक चक्र को रज भी कहा जाता है ना, तो इसको मासिक चक्र बोलिए चाहे रज बोलिए। तो इसीलिए रजु दर्शन, पहला मासिक चक्र को रजु दर्शन या मीनार कहा जाता है। और यही मासिक चक्र जो निकल रहा है 45 से 50 साल के बाद बंद होने लगता है। तो जब बंद होने लगेगा, काम करना, अंडाणु निकालना बंद कर देगा, तब 45 से 50 साल, इस समय में अंडाणु बनाना बंद हो जाएगा। तो इसको कहते हैं, मतलब अब देखिए 45 से 50 एज वाला को बोलते हैं यहाँ पे रजु निवृत्ति। रजु निवृत्ति कहा जाता है, मीनोपॉज कहा जाता है। मीनोपॉज, जब अंडाणु बनना यानी एमसी आना बंद हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रजु निवृत्ति कहा जाएगा, मीनोपॉज कहा जाएगा। और जब पहला आता है उसको क्या बोलते हैं, मीनार, यानी रजो दर्शन। तो यही था पूरा काम किसका, तो अंडाणु का। अंडाणु फटते गया। अब देखिए जब ये फट रहा है तो यहाँ पर गर्भाशय को क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। तो इस गर्भाशय को कौन ठीक करेगा, तो अभी तुरंत पीछे बताए थे कि कार्पस लुटियम से कौन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो 2 हार्मोन बताए होंगे आप लोग के यहाँ पे, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन,
प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, दो हार्मोन बताया है ना अभी। कहां से निकलता है? कार्पस लुटियम से। पीछे तुरंत पता है कार्पस लुटियम से निकलता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? तो ये जो क्षति पहुंचा रहा है गर्भाशय को, इस गर्भाशय को मरम्मत करता है। तो हर मंथ गर्भाशय मरम्मत होते रहता है। किस हार्मोन के द्वारा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर क्या करता है? तो गर्भाशय का मरम्मत, गर्भाशय का मरम्मत करता है। गर्भाशय का क्या करता है? मरम्मत करता है। और हर महीने गर्भाशय का मरम्मत करके प्रेगनेंसी के लायक बनाएगा और फिर बार बार निकलेगा, फिर खराब करते जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन अब ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन का तो काम समझ गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? गर्भाशय का मरम्मत करना। चलिए अब एस्ट्रोजन का ये करता है मादा में यानी फीमेल में बाह्य जननांग का विकसित। तो एस्ट्रोजन हार्मोन मादा में बाह्य जननांग को विकसित करता है। बाह्य जननांग को क्या करेगा? ये विकसित करता है, विकसित करता है। जैसे बताइए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो था मेल में, वो भी बाह्य जननांग को विकसित कर रहा था। उसी तरह से एस्ट्रोजन हार्मोन भी मादा में बाह्य जननांग को विकसित करता है। जैसे आवाज का पतला या सुरीला होना, ठीक है, अंडाणु का बनने लगना। तो इसी सब क्या है? ये सब लक्षण, ये सब है बाह्य जननांग का लक्षण। और बाह्य जननांग को विकसित कौन करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। और गर्भाशय को मरम्मत कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अभी दो हार्मोन और बचा हुआ है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, यहाँ पर अंडा बनता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। सेकेंडरी फॉलिकल में अंडा दिखाई देने लगता है। ग्रेफियन फॉलिकल में अंडा विकसित हो जाता है। और यही ग्रेफियन फॉलिकल फटेगा तो यहाँ से अंडा बाहर निकला, जिसको क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। अंडा बाहर निकल गया और यही ओवा अंडाणु बाहर निकल के कहाँ पर आया है? फैलोपियन ट्यूब। पाइप का नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी, इसमें आया है यहाँ पर। यह अंडाणु ओवा यहाँ पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर जो बच गया भाग जिसमें से निकला था, ये वाला भाग को बोलते हैं कार्पस लुटियम। और इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलता था। कौन कौन? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था? गर्भाशय का मरम्मत करना। और एस्ट्रोजन का हार्मोन का काम क्या था? बाह्य जननांग को विकसित करना। चलिए यही काम था। अब यहाँ से अंडाणु बाहर आया है। अगर स्पर्म इधर से नहीं आया, कैवें दिन निकलता है? 14वें दिन निकलता है। 14वें दिन से निकल करके 7 दिन वेट करता है, मतलब 21वें दिन तक ही वेट करेगा। 21वें दिन तक वेट करेगा। अगर 21वें दिन तक स्पर्म नहीं आया, इधर से नहीं आएगा, तो अभी डिस्ट्रॉयड यानी टूटना चालू कर देगा। और इसको टूटने में 7 दिन लगेगा और 28वां दिन टूट जाएगा और टूट फट जाएगा। फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर निकल जाएगा, एमसी के रूप में बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर स्पर्म आ गया तब, ठीक है, तो स्पर्म आएगा तब की बात करने वाले हैं। नहीं आएगा तब ना टूटेगा, आएगा तो थोड़ी टूटने वाला है। तो यहाँ से स्पर्म अब आएगा तो बात करने वाले हैं कि एक बार में कितना स्पर्म आता है। तो एक बार में 7 ml सेमेन निकलता है। 7 ml निकलेगा, जिसमें से स्पर्म की संख्या लगभग 20 लाख होता है। इसमें स्पर्म की संख्या कितना होता है? 20 लाख। स्पर्म की संख्या 20 लाख होता है। और 20 लाख स्पर्म अब इसमें आ रहा है। 20 लाख स्पर्म आया है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट ही होता है। 20 मिनट। अगर 20 मिनट के अंदर अंदर ये अगर यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ठीक हो, तो पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब थोड़ी पहुंच पाएगा। जो फर्स्ट मार्क है वही यहाँ अंडाणु के पास आएगा। तो कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर टकराएगा और कोई सबसे फर्स्ट वाला, जो सबसे फर्स्ट वाला देखिए यही है, ये आते आते यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे पहले मिला। जो असर स्पर्म सबसे पहले मिलेगा वही निषेचन का काम करेगा। अब समझते हैं इधर जूम करके, यही है अंडाणु। ये देखिए, ये जो अंडाणु है गोलकार, इसको यहाँ निकाला दिए, ठीक है। और ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है तीर जैसे देख रहे हैं, इस स्पर्म को यहाँ पर जूम करेंगे ना, तो एक प्रकार का जो अंडाणु होता है, एक प्रकार का कोशिका होता है ना,
ये अंडाणु क्या है? एक प्रकार का कोशिका। ये है अंडाणु, जिसको ओवा कह रहे हैं। तो अंडाणु एक प्रकार का कोशिका है, सेल है। तो कोशिका है तो इसके अंदर केंद्रक भी होगा, नहीं होगा? तो यह है कोशिका केंद्रक। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? अंडाणु। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर नहीं कर रहे हैं। ऑल ओवर करेंगे तो फिर बदल जाएगा ना, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले इधर स्पर्म। स्पर्म एक ठो आया यहाँ पर, और ये स्पर्म यहाँ पर इसके अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है। यही है स्पर्म, यही है स्पर्म, यहाँ पर प्रवेश कर गया है। इसका जो दीवार है, यही है इसका दीवार, इसका अंडाणु का। इसके अंदर यहाँ पर केंद्रक था ना, स्पर्म बनाया था ना फिगर, यहाँ पर केंद्रक था। तो जैसे ही यहाँ पर प्रवेश करेगा इसका सर वाला भाग, यानी केंद्रक वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रक इसका और यहाँ पर केंद्रक इसका, जैसे ही दोनों मिलेंगे अब यहाँ से ये डिस्ट्रॉयड यानी हट जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड टूट जाएगा ना। यहाँ सब इसका काम ही नहीं, खत्म, पूरा नहीं घुसता है, पूरा स्पर्म अंदर अंडाणु के अंदर नहीं जाता है, सिर्फ कौन जाता है? सर। अब देखिए, अब अकेले थोड़ी रेस में था, इसके साथ में तो 20 लाख थे ना, फर्स्ट मार गए इसलिए पहले घुस गया। लेकिन और लोग पीछे से आएंगे और लोग यहाँ टकराने का प्रयास करेंगे, दौड़ में सब पिछुआ गए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इसका जो बाहरी सतह था अब कठोर हो जाता है। जैसे ही वो स्पर्म घुसेगा अब इसका सतह इतना कठोर हो जाएगा दूसरा घुस ही नहीं सकता। तो इधर सब आकर के टकरा कर कहीं पर डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन अंदर नहीं घुस सकते। ये सब जो तीर वाला देख रहे हैं ना, ये सब स्पर्म है, लेकिन ये स्पर्म नहीं घुस पाया, घुसा ये वाला स्पर्म है। अब ये स्पर्म घुसा है, अब घुसने के बाद यहाँ पर अब क्या होगा? अब यहीं पर होगा निषेचन की क्रिया। एक केंद्रकीय वाला, एक केंद्रकीय वाला, दोनों न्यूक्लियस मिल करके, केंद्रक मिल करके अब यहाँ पर करेंगे निषेचन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं निषेचन, देखने वाले हैं निषेचन। तो निषेचन कहाँ होता है? तो यही फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये जो दोनों फैलोपियन ट्यूब है इसी में निषेचन की क्रिया होता है। अगर इधर से अंडाणु निकला है तो यहाँ पर निषेचन होगा, और अगर इधर से अंडाणु निकलेगा तो यहाँ पर निषेचन होगा, इस फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अंडाणु है, इधर से स्पर्म आ गया, दोनों मिलेंगे तो निषेचन होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फिर से, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यही है अंडाणु, इधर से आ गया कौन? शुक्राणु, और शुक्राणु आया, इसका यहाँ पर केंद्रक था और अंडाणु का केंद्रक था। अब जैसे ही केंद्रक अंदर घुसेगा, इसका पूरा शरीर नहीं घुसता है, केंद्रक घुसता है, तो अब शुक्राणु खत्म हो जाएगा। अब देखिए, यही दोनों केंद्रक एक में मिलना चाहेगा, दोनों केंद्रक अब क्या होना चाहेगा? एक में मिलना चाहेगा, इसी को कहते हैं निषेचन। अब निषेचन हो करके अब ये दोनों क्या करेगा? यहाँ पर जाइगोट बनाएगा। ये देखिए, अब एक ही को केंद्रक बन गया और इसको हम कहेंगे जाइगोट। तो क्या बोलेंगे? जाइगोट। जाइगोट कहेंगे, युग्मनज कहेंगे, युग्मनज, जाइगोट कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। तो देखिए युग्मनज कैसे बना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा युग्मनज कैसे बना। अंडाणु था, तो अंडाणु जो है, इस अंडाणु लिख देते हैं, अंडाणु, ये जो अंडाणु है, अंडाणु को हम एक चीज और कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे कि मादा से निकला इसलिए इसको कहेंगे मादा युग्मक, नहीं कह सकते हैं। ये क्या है? मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक। और स्पर्म जो होता है, यही स्पर्म है, देख लीजिए। तो ये जो स्पर्म है, स्पर्म मेल से निकलता है, स्पर्म यानी शुक्राणु। तो इस शुक्राणु को हम कह सकते हैं नर युग्मक, नहीं कह सकते हैं, नर से निकल रहा है, इसको बोलेंगे नर युग्मक। तो नर युग्मक, मादा युग्मक, दोनों निषेचन करके क्या बना दिए? युग्मनज बना दिए। तो नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, दोनों निषेचन किए और क्या बना दिए? जाइगोट बना दिए, यानी युग्मनज बना दिए। क्या बना दिए? युग्मनज। अब यही युग्मनज धीरे धीरे अब समसूत्री विभाजन करके वो बढ़ेगा। देखिए कैसे विभाजन करता है। अभी क्या कोशिका है? ये कोशिका, एक कोशिका बना हुआ युग्मनज, एक कोशिका बना हुआ है युग्मनज, ठीक है। अब यही एक कोशिका था युग्मनज, अब जब कौन सा विभाजन करता है? समसूत्री विभाजन,
नहीं लुक रहा, इसमें नहीं लग रहा। अच्छा, समसूत्री विभाजन। अब जो आप देख रहे हैं जाइगोट, ये कौन सा विभाजन करेगा? समसूत्री विभाजन करेगा। मतलब जाइगोट एक था, एक कोशिका का बना हुआ था। अब समसूत्री विभाजन का मतलब डबल होते जाएगा। एक था, अब क्या कोशिका हो जाएगा? 2, इसके बाद 4, इसके बाद 8, इसके बाद 16, इसके बाद 32। इसी तरह से डॉट 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 लाखों करोड़ों अरबों तक हो जाएगा, अनगिनत कोशिका, अरबों खत्म हो जाएगा। अरब में चल जाएगा, बहुत सारे कोशिका में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को समझना क्या है कि देखिए 8 से लेकर के 16 वाला ये जो अवस्था होता है, 8 से लेकर 16 को कोशिका के बीच वाला को जो जाइगोट होगा, इस जाइगोट को, इस अवस्था को हम बोलते हैं मोरूला अवस्था। इस अवस्था क्या बोलते हैं? मोरूला अवस्था। और इस अवस्था से ही प्रेगनेंसी की जांच होती है। इस अवस्था से क्या होता है? प्रेगनेंसी की जांच। और इतना कोशिका बनने में 12 से 15 दिन लगता है। यानी 8 से 16 कोशिका बनने में कितना टाइम लगेगा? 12 से 15 दिन। तो 12 से 15 दिन के बाद ही प्रेगनेंसी की जांच हो सकता है। तो 12 से 15 दिन, एवरेज 15 दिन देखिए, कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन। तो 15 दिन के बाद ही प्रेगनेंसी की जांच होगा। क्यों? क्योंकि जब मोरूला अवस्था आता है, तब जाकर के यहाँ से निकलता है एसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो इस हार्मोन से, ये हार्मोन जो होता है यहाँ से कोशिका छोड़ने लगता है, तभी पता चलेगा। इससे पीछे वाला ये हार्मोन नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो पता नहीं चल पाएगा प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है। और ये पेशाब के पहला पेशाब में मतलब ही निकलता है एसीजी हार्मोन। तो इससे चेक किया जाता है स्लाइड टेस्ट से। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? स्लाइड टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव हो गया, रेड हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस बोलेंगे कि एसीजी हार्मोन निकलने लगा, मतलब क्या है वहां? प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी की जांच किससे किया जाता है? स्लाइड टेस्ट। प्रेगनेंसी की जांच। तो प्रेगनेंसी की जांच करना होगा, तो किस अवस्था में जांच होगा? मोरूला अवस्था। अति जो यहाँ पर बना जाइगोट, जाइगोट के मोरूला अवस्था में प्रेगनेंसी की जांच होगा। अब देखिए 16 से 32 वाला को बोलते हैं ब्लास्टुला। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। इस अवस्था को बोलते हैं ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला में जब भ्रूण आएगा, इस अवस्था में आएगा, तब यहाँ से अब धीरे धीरे नीचे घसकना चालू कर देगा। और अब कहाँ पर आएगा? हो जो जाइगोट है इस अवस्था में भी है ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला अवस्था में होते होते अब देखिए जाइगोट धीरे धीरे नीचे घसकना चालू करेगा और आ करके अब स्पर्म तो सब खत्म हो गया, स्पर्म की क्रिया तो खत्म ही, 20 मिनट बाद खत्म हो गए होंगे। चलिए इसको खत्म कर दिए। अब ये जो धीरे धीरे है यहाँ पर आ रहा है, ये जाइगोट है। अब आ करके इन दीवार को बताइए, गर्भाशय के सबसे आंतरिक दीवार को क्या बोलते थे? इंडोमेट्रियम बोलते थे। इंडोमेट्रियम में आ करके अब ये जुड़ जाएगा। ये जाइगोट जो था किस अवस्था में यहाँ जुड़ता है? ब्लास्टुला अवस्था में जाइगोट किससे जुड़ गया? इंडोमेट्रियम। गर्भाशय के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। और यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। गड्ढा धसेगा तो गड्ढा नहीं बनेगा। तो देखिए यही गड्ढा बन गया। यही गड्ढा में आकर के ही जाइगोट क्या हो गया? धस गया। ये देखिए धस गया है, यह जाइगोट यहाँ पर धस गया। अब यहाँ पर धसा है। अब यही जाइगोट जब यहाँ पर विकसित होने लगेगा, तो इस जाइगोट को अब जाइगोट नहीं, इसको अब भ्रूण कहा जाने लगेगा। गर्भाशय में धसने के बाद इसको क्या कहा जाने लगेगा? भ्रूण। अब इसको भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, अब इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। जब तक नहीं, अब एम्ब्रियो बना, ठीक है, एम्ब्रियो बनने के बाद ही 9 माह तक यहीं पर पलेगा। कितने माह? 9 माह। 9 माह तक गर्भाशय में ही क्या होता है? पलता है। 9 माह गर्भाशय में पलता है। और पलने के बाद अब यहीं पर जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसको हम भ्रूण ही कहेंगे। बच्चा नहीं कह सकते कि पेट में बच्चा है, गलत बात। पेट में क्या रहता है? भ्रूण, यानी एम्ब्रियो कह सकते हैं। बाहर निकलेगा तब उसको शिशु या बच्चा कह सकते हैं, ठीक है। तो जब तक पेट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? भ्रूण कहेंगे। और यही 9 माह तक अभी पलेगा। तो एक बार फिर से गौर फरमा लीजिए, यहाँ पर ही है अंडाणु, यहाँ पर है अंडाणु, और यहाँ पर है शुक्राणु,
अंडाणु वाले को हम मादा युग्मक कहते हैं और शुक्राणु वाले को कहते हैं नर युग्मक। मादा युग्मक, नर युग्मक दोनों एक साथ जब मिलेंगे, जब स्पर्म घुसेगा तो दो कोशिका, यहाँ पर दो न्यूक्लियस हो गया, दो न्यूक्लियस निषेचन करने लगेंगे और निषेचन करके और यहाँ पर एक ही को केंद्रक बना लेंगे और एक ही को कोशिका बना लेंगे। तो इस कोशिका को हम कहते हैं जाइगोट युग्मनज। तो युग्मनज किस किस से बना है? मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों मिलकर के जाइगोट यानी युग्मनज बना लिए। ठीक है, यानी निषेचन हो गया। निषेचन कहाँ हुआ? फिलामेंट। एक बार नहीं, हजारों बार क्वेश्चन पूछ चुका है, दीदी आई है ये। ठीक है, कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, बात समझ गए। अब जैसे निषेचन हुआ, अब यहाँ से अभी समसूत्री विभाजन करना चालू कर देगा। तो पहले एक कोशिका था, जाइगोट क्या कोशिका था? एक कोशिका। फिर बना 2 गो, फिर बनेगा 4, फिर 8 गो, फिर 16 गो, फिर 32 गो, 64 गो, डबल होते होते अरबों में चल जाए। लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ समझना था 8 से लेके 16 के बीच वाला। तो 8 से 16 के बीच के जो कोशिका के जाइगोट वाला होगा, इस अवस्था को हम बोलते हैं मरूल अवस्था। और इसी में प्रेगनेंसी की जांच होता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, क्योंकि इसी से निकलता है एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और इस सलाइड टेस्ट के द्वारा पेशाब में इसकी जांच कर लिया जाता है, प्रेगनेंसी जांच कर लिया जाता है। अब बात करते हैं 16 से 32, इस अवस्था को हम कहते हैं ब्लास्टुला। इस अवस्था क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला अवस्था में जब आएगा तो अभी धीरे धीरे गर्भाशय में आ जाएगा और यहाँ पर गर्भाशय में आकर के इंडोमेट्रियम भाग में धस जाएगा। अब धसने के बाद यहाँ पर एक गड्ढा बना लेगा। धसने वाला को भी, धसने को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। धसना क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, रोपण कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रोपण। तो आकर के यहीं पर जुड़ गया, इसमें इंडोमेट्रियम, गर्भाशय के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। अभी जो गड्ढा बना, इस गड्ढा को बोलते हैं इम्नियोटिक सेक। अभी देखेंगे आगे थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर जो जाइगोट आकर के धसा, अब इस जाइगोट को हम भ्रूण कहेंगे। क्या बोलेंगे? भ्रूण, एम्ब्रियो कहेंगे। अब यही भ्रूण 9 माह तक अब यही गर्भाशय में पलेगा। तो इतना चीज समझ गया। यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया, रोपण हो गया भ्रूण का। अब भ्रूण यहाँ पर किस गड्ढा में है? तो इस गड्ढा को बोलते हैं इम्नियोटिक सेक। इम्नियोटिक सैक। इस सैक, इम्नियोटिक सैक के अंदर में ही धस गया है, इसी गड्ढा में धसा हुआ रहेगा, 9 माह तक पलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे इस पर एक पतला लेयर चढ़ने लगता है। इधर की प्रक्रिया खत्म हो गया ना, ये देखिए, इस बात हो गई खत्म। यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो भ्रूण है, भ्रूण के ऊपर अब छोटे छोटे पतला लेयर व्हाइट कलर का चढ़ने लगेगा। इस लेयर चढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस लेयर को क्या कहते हैं? इस परत को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर परत चढ़ने लगता है, तो इस परत को कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, अपरा कहा जाता है इसको, अपरा कहिए, या इसी को गर्भनाल भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? गर्भनाल। तो ये जो प्लेसेंटा है या गर्भनाल है, ये क्या करता है? ऊपर से लेयर चढ़ गया, कवर चढ़ गया। अब ये लेयर क्या करेगा? प्लेसेंटा क्या करेगा? तो यही भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। भ्रूण, ये जो भ्रूण है, भ्रूण को पोषण देने के काम कौन करेगा? प्लेसेंटा। तो भ्रूण को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जितने भी ETC कर देता है, जितने भी क्रियाएं होगी शरीर के अंदर, उस सब ये किससे करता है? तो प्लेसेंटा से करता है, अपरा के द्वारा भ्रूण का होता है सब पोषण। खाना वाना खिलाना, सांस लेना, अंदर में सांस नहीं लेता है। ठीक है, भ्रूण जो होता है ये अंदर में सांस नहीं लेगा, पेट के अंदर सांस नहीं लेगा। ठीक है, तो यही है भ्रूण। भ्रूण को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जितना भी क्रिया होगा सब कौन करवाएगा? प्लेसेंटा करवाएगा, जिसको गर्भनाल कहा जाता है, अपरा कहा जाता है। बात समझ गए? अब देखिए, अब क्या होता है कि सबसे पहले भ्रूण के कौन सा अंग बनता है? क्या बनता है बताइए? सर नहीं, हार्ट बनता है। हार्ट बनता है, हृदय बनता है। सबसे पहले हृदय बनता है, और यही हृदय जब बनेगा तो उल्टी आना चालू हो जाता है। उल्टी, तो हृदय बनेगा। भ्रूण के अंग, जब पहला अंग हृदय बनेगा
तो उल्टी आना चालू हो जाता है। अब 9 माह के बाद, 9 माह बाद अभी भ्रूण जो था अब प्रसव पीड़ा के द्वारा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रसव पीड़ा के कारण अब गर्भाशय से 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखिए, पहला निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और दूसरा का निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो 2 हार्मोन यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन कौन हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कहानी समझते हैं। इसको देखिए, दोनों कब निकलता है? प्रसव के समय। प्रसव के समय में दोनों निकलता है ना, प्रसव डिलीवरी के टाइम में निकलेगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन अब देखिए क्या करेगा, गर्भाशय के अंदर भ्रूण को घुमाने के काम करता है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण को क्या करता है? घुमाने का काम करता है। यहाँ लिख देते हैं, गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर भ्रूण को घुमाने का काम करता है। घुमाने का काम करता है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, खान पान की वजह से या अधिक बच्चा पहले से मतलब कर चुका है, इसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी हो जाएगा। और कमी हो जाएगा तो बच्चा का घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। तो ऐसे घूमेगा और आकर के सीधा सीधा ऐसे रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा। अभी ना इधर के घूम रहा है, ना इधर के, ना इधर के, और नहीं घूम पाता है। तो फिर इसी को ऑपरेशन करके, नॉर्मल डिलीवरी से भी नहीं होगा, इसे क्या करना पड़ेगा? इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, और न तो मृत्यु हो सकता है। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को गर्भपात हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यदि इसकी कमी हो जाएगा तो गर्भपात हो जाएगा। नहीं तो पूछता है क्वेश्चन कि गर्भपात हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को गर्भपात हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक नाम और क्या हो गया? गर्भपात हार्मोन। अब बात समझते हैं रिलैक्सिन का। पहले ऑक्सीटोसिन का और समझ लीजिए। आप लोग शाहजहां का नाम सुने हैं? शाहजहां के जो वाइफ थी, नाम क्या था उसका? मुमताज महल। मुमताज महल 14वें बच्चा को जन्म देते हुए मरी थी। तो कैसे मरी थी पता है? यही हार्मोन की कमी हो गया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी हो गया। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी हो गया, अब यहाँ पर घूम ही नहीं पा रहा है। और नहीं घुमा तो उस समय तो डॉक्टर नहीं न थे, वैद रहता था सब। तो वैद थोड़ी कुछ कर पाएगा, और डॉक्टर सब चीर के निकाल लेते, लेकिन वैद था समूह दिया। उन लोग को पता नहीं ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी होता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इनमें कमी हो गया था। देखिए, नहीं बोले कि अधिक बच्चा करने के बाद क्या हो जाता है? इसकी कमी हो जाता है। और वो मुमताज महल 14वें बच्चा को जन्म दे रही थी, तो ऑक्सीटोसिन पूरा कम हो गया होगा। तो कम हो गया तो अभी घूम ही नहीं पाया, और इससे इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के बाद आप लोग पता है ताजमहल बनाया गया, याद में नहीं? शाहजहां बनवाया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ताजमहल बना। इसी तरह से गांव में एक वाइफ और हस्बैंड रहते थे, ठीक है। सुन लीजिए, मजा आएगा। तो वहां पर मतलब जो वाइफ थी बोली कि महाराज हम आपको बहुत मानते हैं, शाहजहां इतना मानते हैं, आप कुछ कर नहीं रहे, ताजमहल भी नहीं बनवा रहे। देखिए, तो शाहजहां को ताजमहल बनवा दिया था। तो शाह वहां पर ये बोलते हैं, ये जो हस्बैंड था ये बोलता है कि तू ही देरी कर रही, हम जमीन कब से खरीद लिए हैं। तो चलिए अब बात करने वाले हैं रिलैक्सिन हार्मोन का ना। देखिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन की बात करें, नहीं समझ आया? ताजमहल बनने के बाद याद में बनवाया जाता है। तो देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन की बात करते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रसव पीड़ा के समय ही निकलता है। ये हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। बताइए, इसमें से गर्भाशय ग्रीवा कहाँ है? इसको चौड़ा नहीं करेगा, संकर भाग है ना, तो यही गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। अब यहाँ से देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सही सलामत है, बहुत मात्रा में निकला है, तब वो बच्चा यहाँ पर क्या होगा? अच्छा से निकल गया, निकलेगा नहीं। अब बच्चा आएगा तो यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कौन करता है?
रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन के काम क्या है? यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। यह गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, इसको सर्विक्स बोलते हैं ना, सर्विक्स, सर्विक्स को चौड़ा करता है। गर्भाशय ग्रीवा को क्या करता है? चौड़ा करता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इतना चीज समझ में आया सबको?